Let's improve English. वो रत्ती भर भी तुमसे प्यार नहीं करता और ये बात मैं उसके मुंह पे कह सकता हूँ। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इसकी इंग्लिश और इसी तरह के कुछ यूजफुल बट कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप अपने इंग्लिश को डेफिनेटली इंप्रूव करने वाले हैं। हमेशा की तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कितना ही मुश्किल सेंटेंस, कितना ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वो रत्ती भर भी तुमसे प्यार नहीं करता। सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो, जिसके लिए हमने यहाँ पे लगाया ही। मेन वर्ब उसके बाद हमें चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। प्यार करना यहाँ पे मेन वर्ब है ही, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, नहीं करता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यानी कि ही है हमारे पास। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सा लगाना चाहिए? डजंट। ही डजंट प्यार नहीं करता यानी कि ही डजंट लव। तुमसे यू, ही डजंट लव यू। रत्ती भर भी, इसका मतलब है जरा सा भी, थोड़ा सा भी, तो आप कह सकते हैं अ बिट। अ बिट, ही डजंट लव यू अ बिट, यानी थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी वो तुमसे प्यार नहीं करता और ये बात मैं उसके मुंह पे कह सकता हूं। और के लिए एंड, ये मुंह पे कह सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू दिस, आई कैन डू समथिंग एंड आई कैन से दिस, यानी ये मैं कह सकता हूं टू हिज फेस। ऐसे हम कहते हैं से समथिंग टू समबडीज फेस, किसी के मुंह पे कुछ बात कह देना। ही डजंट लव यू अ बिट एंड आई कैन से दिस टू हिज फेस, यानी ये बात मैं उसके मुंह पे कह सकता हूं। तो ऐसे इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे घर की छत पे खड़े होकर नजारा देखोगे ना, देखते ही रह जाओगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से इस वीडियो में आपकी हिंदी टू इंग्लिश एक्सरसाइज होने वाली है। आप हर सेंटेंस की इंग्लिश जरूर बनाना, और एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारे घर की छत पे खड़े होकर, यानी अगर कुछ होगा तो कुछ होगा। फर्स्ट कंडीशनल इफ, हमें कहना है छत पे खड़े होकर नजारा देखोगे। इफ यू सी द नजारा यानी कि व्यू। इफ यू सी द व्यू, कहां पर? छत पे खड़े होकर, कुछ करके। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन द रूफ, छत पर। किसकी छत? हमारे घर की। ऑफ आवर हाउस। इफ यू सी द व्यू स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ आवर हाउस, यानी हमारे घर की रूफ पे खड़े होकर अगर आप नजारा देखोगे ना, तो देखते ही रह जाओगे, यानी कुछ बड़ा ही सुंदर लगेगा, देखते ही रह जाओगे आप। इसके लिए आप कह सकते हो इट विल टेक योर ब्रेथ अवे। इट विल टेक योर ब्रेथ अवे, ये कहने का एक स्टाइल होता है। इट विल टेक योर ब्रेथ अवे का मतलब है कि आप देखते ही रह जाओगे, यानी आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सुंदर लगेगी वो जगह, आप एकदम चौंक जाओगे। इट विल टेक योर ब्रेथ अवे। जब भी आपको कहना हो कि ये चीज तो बड़ी ही सुंदर लगेगी आपको, इट विल टेक योर ब्रेथ अवे। मैंने तो पूरा घर साफ किया ये सोच के कि तुम खुश हो जाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं? मैंने पूरा घर साफ किया, पास्ट टेंस, सब्जेक्ट है आई, क्या किया? साफ किया, क्लीन्ड। सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट टेंस है, आई क्लीन्ड। क्या क्लीन किया? पूरा घर, द होल हाउस, पूरा घर मैंने क्लीन किया। आई क्लीन द होल हाउस, ये सोचकर। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, इसका हम यूज करते हैं जब भी बताना चाहे कि मैंने कुछ ना कुछ अपने मन में इरादा रख के कोई काम किया है, एक इंटेंशन था मेरे मन में, उसको मन में रखते हुए विद अ व्यू टू, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है हमें कि तुम खुश हो जाओगे, कि वो चीज आपको खुश कर देगी। आई क्लीन द होल हाउस विद अ व्यू टू मेकिंग यू हैप्पी, कि आपको खुश करने की नजर से, आपको खुश करने की बात सोच के मैंने ऐसा किया। आई क्लीन द होल हाउस विद अ व्यू टू मेकिंग यू हैप्पी। जब भी आपको कहना हो कि ऐसा सोच के आपने ऐसा किया, यू डिड समथिंग विद अ व्यू टू डूइंग समथिंग एल्स, यानी कुछ करने के लिए आपने कुछ किया। इस तरीके से आप विद अ व्यू टू डूइंग समथिंग का यूज कर सकते हैं। अगर हम और भी सिंपली कहना चाहें तो विद अ व्यू टू की जगह पे हम थिंकिंग भी बोल सकते हैं। आई क्लीन द होल हाउस थिंकिंग दैट इट वुड मेक यू हैप्पी, थिंकिंग दैट इट वुड मेक यू हैप्पी। मैंने पूरा घर साफ किया ये सोचते हुए कि ये चीज आपको खुश कर देगी। बस हम वहां पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर और पैदल चलना है। बिल्कुल सिंपल, पहुंचने ही वाले हैं। जब भी ऐसा कहना होता है ना, हम बस वहां पहुंच ही गए, बस हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट देयर। वी आर ऑलमोस्ट देयर, यानी हम बस पहुंच ही गए। वी आर ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि ये काम लगभग हो ही गया,
शी इज ऑलमोस्ट फेड अप, मतलब कि बस अब तो फेड अप हो ही गई है, तंग आ ही गई है, बस थोड़ी सी कसर बची है. शी इज ऑलमोस्ट फेड अप. जैसे द फूड इज ऑलमोस्ट रेडी, बस फूड तैयार हो ही गया है, होने ही वाला है. वैसे ही वी आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब बस हम वही हैं, बस थोड़ा सा टाइम बचा है, बस पहुंच ही गए, वहीं पहुंचने वाले. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी आर जस्ट अबाउट टू रीच देयर, वी आर अबाउट टू गेट देयर. कहीं पर पहुंचने को इंग्लिश में गेट भी कहते हैं. गेट का मतलब पहुंचना भी होता है. वी आर अबाउट टू गेट देयर और वी आर गोना गेट देयर, वी आर गोना रीच देयर एनी टाइम सून. वी आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ी देर और पैदल चलना है. वी हैव टू वॉक अ लिटिल मोर, हमें थोड़ा सा और पैदल चलना है. वी हैव टू वॉक अ लिटिल मोर, जस्ट अ लिटिल मोर. यहाँ पर आपको पता होगा कि पैदल चलना यानी कि गो समवेयर ऑन फुट. ऑन फुट का हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम वॉक का ही यूज कर रहे हैं तो वॉक का मतलब ही होता है पैरों पर चलना. पैरों पर चलने को ही तो वॉक कहते हैं. तो वॉक ऑन फुट बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉक काफी है. वी हैव टू वॉक अ लिटिल मोर. पता नहीं फोन कहाँ रख दिया मैंने, चलो ढूंढते हैं. तुम वहां देखो, मैं यहाँ पीछे देखता हूँ. कई बार हम ऐसे बोलते हैं, उधर देखो, उधर उस साइड में देखो, इधर पीछे देखो. छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इंग्लिश में फिर भी काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनकी वजह से. पता नहीं को क्या बोलेंगे? आई डोंट नो. आई डोंट नो. कहाँ रख दिया मैंने अपना फोन? आई डोंट नो वेयर आई पुट माई फोन. ये पुट की सेकंड फॉर्म है एक्चुअली में, जबकि पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सब पुट ही होती है. आई डोंट नो वेयर आई पुट माई फोन, पता नहीं मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया. तुम वहां देखो. यू सी ओवर देयर. जब हम ओवर लगा देते हैं तो बस ये थोड़ा सा और स्टाइलिश हो जाता है. अंग्रेज ऐसे बोलते हैं, नेटिव स्पीकर्स ऐसे बोलते हैं. आई डोंट नो वेयर आई पुट माई फोन, यू सी ओवर देयर. तुम वहां देखो, मैं यहाँ पीछे देखता हूँ. आई विल सी, यहाँ पीछे यानी कि बैक हेयर. आई सी बैक हेयर यानी मैं यहाँ देखता हूँ. आई सी बैक हेयर. यू सी ओवर देयर, आई सी बैक हेयर यानी मैं यहाँ पीछे देखता हूँ, तुम वहां देखो. सिंपल. अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझना है, काफी बार ऐसा होता है कि ता है, ते है, ती है जहां पर आ गया तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और उसमें फिर हमें वही रूल फॉलो करना है. लेकिन आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पीछे देखता हूँ, ताहू पर एंड हो रहा है, लेकिन हमने सेंटेंस में क्या लगाया? विल. विल क्यों लगाया? बेशक हम कह रहे हैं मैं यहाँ देखता हूँ पीछे, लेकिन मैं बात तो फ्यूचर की कर रहा हूँ कि मैं अभी देखूंगा पीछे. लेकिन मेरा हिंदी में कहने का तरीका ऐसा है, मैं यहाँ पीछे देखता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा विल, क्योंकि विल ही बताता है फ्यूचर के बारे में. आई विल सी बैक हेयर, मैं यहाँ देखूंगा, मैं यहाँ पीछे देखता हूँ. तो फ्रेंड्स, ता है, ते है, रहा है, रहे हैं, रही है, सकता है, सकते हैं, सकती है, ये तरीके बिगिनर्स के लिए होते हैं. शुरुआत में जब सीखना होता है तो टीचर्स इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, ताकि वो इस बात को क्लियरली समझ पाए, क्योंकि वो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को इतना डिटेल में समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इन तरीकों का यूज किया जाता है. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस तरीके को एकदम ही हमेशा पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि ये चीजें हमेशा काम नहीं आती हैं. टू बी फ्रैंक. फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं. उसकी सुई तो बस राधा पे अटकी रहती है और कुछ उसे सूझता ही नहीं है. जब हम कहना चाहते हैं कि कोई तो किसी चीज के बारे में ही बात किया जा रहा है, उसी चीज के बारे में सोचे जा रहा है, तो हिंदी में हम कहते हैं उसकी सुई उस चीज पे अटकी हुई है. इंग्लिश में इसके लिए कैसे कह सकते हैं? तो यहां पर हमें क्या कहना है? अटकी रहती है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है उसकी. यहां पर इंग्लिश में जो तरीका है कहने का, हम कैसे बोल सकते हैं? ही इज ऑलवेज, हमेशा, फिक्सेटेड ऑन राधा. ही इज ऑलवेज फिक्सेटेड ऑन राधा. अगर कोई इंसान किसी चीज पर फिक्सेटेड है, मतलब उसी चीज के ऊपर वो लगा हुआ है, मतलब कि उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, उसी चीज के बारे में सोच रहा है. ही इज ऑलवेज फिक्सेटेड ऑन राधा, यानी उसकी सुई तो राधा पे ही अटकी रहती है, बस राधा के बारे में ही सोचता रहता है. इसकी जगह पर आप obsessed about भी बोल सकते हैं. ही इज ऑलवेज obsessed about राधा, या फिर फिक्सेटेड ऑन राधा. और कुछ उसे सूझता ही नहीं है, यानी और कुछ बात उसके दिमाग में आती ही नहीं है. और कुछ को बोलेंगे नथिंग एल्स. नथिंग एल्स क्रॉसेस हिज माइंड. एक बार मैंने बताया था, इफ समथिंग क्रॉसेस योर माइंड, इसका मतलब यू थिंक अबाउट इट, आप उस चीज के बारे में सोचते हो. सो नथिंग एल्स क्रॉसेस हिज माइंड, मतलब वो और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता है, कोई चीज उसके दिमाग में आती ही नहीं है, उसे कुछ सूझता ही नहीं है. ही इज ऑलवेज फिक्सेटेड ऑन राधा. फिक्सेटेड का यूज आप वर्ब के साथ भी कर सकते हैं. फिक्सेटेड ऑन डूइंग समथिंग, यानी किसी को बस कुछ करने की पड़ी रहती है, बस उसे बस वही करना है, उसकी सुई उसी पे अटकी रहती है. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. उसकी सुई तो बस एक नया फोन खरीदने पर ही अटक गई. अटक गई
उसकी सुई तो बस अटक गई। तो फ्रेंड्स फिक्सेटेड को हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? ही बिकेम फिक्सेटेड। ही बिकेम फिक्सेटेड मतलब उसकी सुई अटक गई, मतलब कि वो इसी बारे में सोचने लग गया, बस अब तो उसे यही करना था। ही बिकेम फिक्सेटेड, साथ में प्रपोजिशन यूज करते हैं ऑन, वर्ब आएगा आईएनजी में, बाइंग अ न्यू फोन। ही बिकेम फिक्सेटेड, ही बिकेम फिक्सेटेड का मतलब हो गया उसकी सुई अटक गई इस बात पे, यानी इस बात को लेके वो बैठ गया। ही फिक्सेटेड, ही बिकेम फिक्सेटेड ऑन बाइंग अ न्यू फोन, यानी एक नया फोन खरीदने पर ही उसकी सुई अटक गई, बस अब तो उसे बस वही करना था। जोर जोर से बोल बोल के पढ़ो ताकि मुझे सुन सके तुम क्या पढ़ रहे हो। बोल बोल के पढ़ो, यहाँ पर इसमें हम क्या कहते हैं? पढ़ने को तो बोलते हैं रीड। जब हमें बोलना है जोर जोर से बोल के पढ़ो ताकि हमें सुने, आप बोल दो आउट लाउड, रीड आउट लाउड। आउट लाउड का मतलब होता है ऐसे पढ़ो कि जोर जोर से पढ़ो ताकि हम सबको सुनाए भी दे। रीड आउट लाउड, जोर जोर से बोल के पढ़ो। ताकि के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? सो दैट, सो दैट, ताकि मुझे सुन सके, यानी मैं सुन सकूं, सब्जेक्ट है आई, सो दैट आई कैन हियर, ताकि मैं सुन सकूं तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। क्या के लिए? व्हाट यू आर रीडिंग। Read out loud so that I can hear what you're saying. Read out loud so that I can hear what you're reading. यानी जोर जोर से बोल के पढ़ो ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि तुम क्या पढ़ रहे हो। फ्रेंड्स इस आउट लाउड का यूज आप काफी जगह पे कर सकते हैं। जैसे अगर बोलना है कि जोर से बोलो तो हम स्पीक बोल सकते हैं, स्पीक आउट लाउड। कोई बोल रहा है कुछ तो हम चाहते हैं वो थोड़ा और जोर से बोले तो हम कहेंगे स्पीक आउट लाउड, थोड़ा जोर से बोलो हमें सुने भी, स्पीक आउट लाउड। अगर कोई इतनी जोर से हंसता है कि सबको पता चल जाता है वो हंस रहा है तो लाफ के साथ भी हम लगा सकते हैं, लाफ आउट लाउड। आई लैफ्ड आउट लाउड मतलब मैं जोर से हंसा, सबको पता चल गया कि मैं हंस रहा था। हम बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए हम धीरे धीरे दूर होते चले गए। हुआ करते थे, इससे हमें पता चल रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कुछ होता था पास्ट में, जिसमें हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। सब्जेक्ट है हम, इसीलिए वी यूज्ड टू। क्या? वी यूज्ड टू करीबी दोस्त हुआ करते थे। होना यहाँ पर वर्ब है और होने का मतलब बी होता है। वी यूज्ड टू बी बहुत करीबी दोस्त, वी यूज्ड टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। पर के लिए लेकिन, यानी कि बट जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे कुछ हुआ, इसमें हम लगाते हैं एज। हम यानी कि वी, बड़े हुए यानी कि ग्रू अप, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू। एज वी ग्रू अप, जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम यानी कि वी धीरे धीरे दूर होते चले गए। धीरे धीरे दूर हो जाना, इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वी ड्रिफ्टेड अपार्ट, वी ड्रिफ्टेड अपार्ट यानी हम दूर हो गए, हम धीरे धीरे से दूर हो गए। We used to be very close friends, हम पहले बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट एज वी ग्रू अप, जैसे जैसे हम बड़े हुए, we drifted apart। ड्रिफ्ट अपार्ट के अंदर ही ये मीनिंग आ गया कि धीरे धीरे से दूर होते चले गए। If two people drift apart, it means they get away from each other gradually. They stop being friendly, they stop being close slowly. So they drift apart. As we grew up, we drifted apart. तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।